नमस्कार दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र है वो किस प्रकार का होता है उसके बारे में हमारा चैप्टर चल रहा है। और इससे पूर्व 3 क्लास है वो अपलोड कर चुका हूँ। यदि वो क्लास आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके बायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके आप वो क्लासेस जरूर देखें, ठीक है। और आज अपन पढ़ेंगे जो हमारा जो पॉइंट चल रहा है कल से, पिछली क्लास से जो हमारा पॉइंट चल रहा है रक्त का वर्गीकरण पढ़ा था हमने। उसके बाद में रक्त की संपूर्ण जानकारी हमने पढ़ी थी कि भाई रक्त है वो 2 भागों में उसको बांटते हैं अपन, या रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, एक होती है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उन सब का कार्य, उन सब का प्रकार क्या होता है, शरीर में उनका क्या कार्य है, उन सब के बारे में पढ़ने के बाद आज अपन पढ़ेंगे मानव रक्त के कार्य क्या होते हैं, या मनुष्य में रक्त है वो क्या कार्य करता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे रक्त समूहीकरण के बारे में, जो एबीओ रक्त समूहीकरण होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना। ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप AB है और ब्लड ग्रुप O। इसके अलावा RH कारक के बारे में भी आज अपन पढ़ेंगे। तो इस क्लास में हम 3 पॉइंटों को महत्वपूर्ण रूप से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे रक्त के कार्य, इसके अलावा एबीओ रक्त समूहीकरण या रुधिर वर्ग, और एक अपन पढ़ेंगे RH कारक के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में ये 3 हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इनके बारे में अपन डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रक्त के कार्य, वो रक्त के कार्य क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, रक्त के कार्य, ठीक है। रक्त के कार्य, तो रक्त के कार्य वो कौन कौन से होता है देखते हैं। देखो, सबसे पहला जो रक्त का कार्य है वो तो है अपने गैसों का परिवहन करना, ठीक है। गैसों का परिवहन करना, है ना। रक्त हमारे शरीर में क्या करता है, जो O2 और CO2 जो गैस होती है उनका परिवहन करने का कार्य करता है, ठीक है। और श्वसन वाले चैप्टर में भी आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो एक तो रक्त के कार्य की अगर अपन बात करें तो एक तो इसका कार्य हो जाएगा O2 का परिवहन। किसका परिवहन, O2 का परिवहन। श्वसन वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जो रक्त है, रक्त के साथ में 97% जो ऑक्सीजन है वो रक्त में जो उपस्थित जो आरबीसी है, लाल रक्त कणिकाएं, उनमें स्थित हीमोग्लोबिन के साथ में क्रिया करता है ऑक्सीजन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में उसका परिवहन होता है, ठीक है। ये सारी जो घटना है वो मैं आपको श्वसन वाले चैप्टर में समझा चुका हूं, ठीक है। अब यहां इतना ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का परिवहन और रक्त के द्वारा उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है उसके द्वारा 97% जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन होता है। शेष जो है वो प्लाज्मा के द्वारा होता है। तो यूं मान लो कि हीमोग्लोबिन के द्वारा तो ये हो गया, और बाकी जो बची वो शेष जो प्लाज्मा वगैरह है तो उसके द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है, ठीक है। आगे बात करें दूसरे कार्य की, तो दूसरा रक्त का जो कार्य है वो हो जाएगा अपने, रक्त क्या करता है, CO2 का परिवहन भी करता है। किसका, CO2 का परिवहन। तो O2 और CO2 का जो परिवहन है वो रक्त के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, रक्त के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा कार्य की अगर अपन बात करें तो हमारे शरीर में जो रक्त है वो हमारे शरीर को रोगों से बचाने का कार्य भी करता है। किससे, रोगों से। तीसरा यदि अपन कार्य देखें तो ये रोगों से बचाने का कार्य करता है। रोगों से, रोगों है ना, रोगों से शरीर की रक्षा, शरीर की क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है। अब कैसे रक्षा करता है, तो आरबीसी के अलावा हमने जो WBC के जो प्रकार पढ़े थे, और WBC में बताया था कि WBC होती है वो प्रतिरक्षा का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, प्रतिरक्षा का कार्य करती है। एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। साथ ही साथ जो मैक्रोफेज होती है, भक्षकाणुविक जो कोशिकाएं होती है वो रोगाणु का भक्षण कर लेती है, ठीक है। इसके अलावा कोई अन्य एंटीजन होता है तो T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, आरबीसी की, है ना, तो वो उनके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाकर उनको नष्ट करने का कार्य करती है। तो डिटेल से तुम्हें
पहले ही बता चुका हूं, अब अपन संक्षेप में देख रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा कार्य हो जाएगा रोगों से रक्षा करने का। किसका? रोगों से शरीर को बचाना या शरीर की रक्षा करना, ठीक है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों का वितरण है वो भी किया जाता है ना। जो जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनका जो परिवहन है या वितरण है वो भी इसी के द्वारा किया जाता है। तो एक कार्य ये भी हो जाएगा खाद्य पदार्थों का वितरण, ठीक है। मतलब हमारे शरीर के अंदर हम जो भी भोजन लेते हैं उस भोजन का पाचन होता है, पाचन के पश्चात पचित भोजन का अवशोषण होता है रक्त के अंदर, और ये पाचन वाले चैप्टर में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं। तो पचित भोजन का अवशोषण होता है ब्लड में, और ब्लड ही उस भोजन को सभी कोशिकाओं और शरीर के ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो भोज्य पदार्थों का जो वितरण है पूरे शरीर में वो भी इसी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कार्य अगर अपन देखें तो शरीर का ताप नियमन या दैहिक ताप नियमन भी अपन कह सकते हैं, ठीक है। दैहिक ताप नियमन का कार्य इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। दैहिक ताप नियमन का मतलब यह हो गया कि शरीर का टेम्परेचर बराबर बनाए रखने में ये सहायक होता है। और हमारे एक स्वस्थ व्यक्ति का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, वो कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य शरीर का ताप होता है। तो इस दैहिक ताप को हमेशा बनाए रखने का वो प्रयास है वो किया जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जल संतुलन का कार्य है वो भी इसके द्वारा किया जाता है। किसका कार्य? जल संतुलन का कार्य। शरीर में जल का संतुलन बनाए रखना, है ना। शरीर में जल संतुलन का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा शरीर में जल संतुलन का कार्य किया जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये हमारे शरीर में किसका कार्य करता है? ये चोटों से मरम्मत भी करता है शरीर की, है ना। चोटों से मरम्मत, शरीर की यदि कोई चोट लग जाती है तो वापस रिपेयर करता है। चोटों से मरम्मत में कैसे सहायक होता है ये? जैसे मान लिया कि कहीं पे घाव हो गया तो घाव या चोट वाले स्थान पर उस स्थान की कोशिकाएं जल्दी कोशिका विभाजन करेगी। तो कोशिका विभाजन या उस घाव को ठीक करने के लिए कोशिकाओं को जो भी आवश्यक सामग्री चाहिए होती है तो उस आवश्यक सामग्री की वहां तक सप्लाई करता है। ये वहां तक ज्यादा सप्लाई करेगा क्योंकि चोट वाले स्थान पर वापस घाव बनने के लिए उन पदार्थों की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो उन पदार्थों को उस स्थान तक, चोट वाले स्थान तक ये जल्दी से पहुंचाता है या ज्यादा मात्रा में पहुंचाता है ताकि जल्दी से जल्दी ये वो चोट है वो रिपेयर हो सके, ठीक हो सके। इसलिए ये चोटों से मरम्मत करने का कार्य भी करता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में हार्मोनों का संतुलन भी करता है। किसका? हार्मोन संतुलन है उसका भी कार्य करता है, ठीक है। ये 7वां कार्य। 8वां हार्मोन संतुलन का कार्य। किसका कार्य? हार्मोन संतुलन। शरीर में हार्मोन बैलेंस बनाने का कार्य वो भी रक्त के द्वारा है किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा रक्त का थक्का बनाने में भी इसी का उपयोग है या ये कार्य करता है ना। रक्त का थक्का बनाना, रुधिर थक्का, रक्त का थक्का, ठीक है। रुधिर स्कंदन का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। हमें पता है कि रक्त के अंदर कौन सी प्लेटलेट्स कोशिका है, ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? प्लेटलेट्स जो कोशिका होती है, जो बिंबाणु है ना, जिनको अपन बोलते हैं बिंबाणु, तो बिंबाणु कोशिकाएं इस कार्य को करती है, रक्त का थक्का बनाती है। क्या करती है? रक्त का थक्का बनाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये रोगों के निदान में भी उपयोगी है ना। रोगों के निदान में उपयोगी है ये, रोगों के निदान में सहायक, रोगों के निदान में सहायक होता है। ये कैसे? बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिनके अंदर हम ब्लड जांच करवाते हैं, है ना, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। बहुत सारे रोगों के अंदर है खून जांच करवाई जाती है। तो खून जांच से ही हमें
या डॉक्टर को रोग का पता लगता है कि भाई इस व्यक्ति को कौन सा रोग है। तो क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो रोग होता है तो उनमें जैसे किसी रोग में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, जैसे रक्ताल्पता या एनीमिया जो रोग है तो उसमें खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिसमें डब्ल्यूबीसी की क्या है, मात्रा बढ़ जाती है। डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कुछ ऐसे रोग होते हैं जिसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा घट जाती है। कुछ ऐसे रोग होते हैं डेंगू वगैरह जिनमें प्लेटलेट्स है वो डाउन हो जाती है ना, जो प्लेटलेट्स होती है वो डाउन हो जाती है। तो जब ब्लड जांच करवाते हैं तो उस रिपोर्ट में आ जाता है कि डब्ल्यूबीसी की कमी 1, वृद्धि 1 है ना, आरबीसी की कमी 1, वृद्धि है, या प्लेटलेट्स बढ़ रही है, घट रही है। तो इस प्रकार या और भी कोई अन्य रसायन उस रक्त में नया प्रकार का रसायन उपस्थित है क्या है, उसकी मात्रा कितनी है, तो उस प्रकार से ब्लड जो है वो रोगों के निदान में सहायक होता है। ठीक है ना, जो परीक्षण करता है ना, परीक्षण निदान है ना, तो इनमें इसी रक्त का उपयोग है वो किया जाता परीक्षणों के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मोस्टली मैंने 10 रक्त के कार्य आपको बता दिए हैं। तो ये 10 जो है वो रक्त के कार्य आपको ध्यान रखना है। ये मोटे तौर पर कई बार है वो कार्य पूछ लिए जाते हैं ना, तो यहां पे ध्यान रखना है, रोगों से शरीर की रक्षा करता है, किनसे, रोगों से। ठीक है, तो ये कार्य ध्यान रखेंगे। आगे अपन पढ़ेंगे रुधिर वर्ग के बारे में। किसके बारे में, ब्लड ग्रुप या रुधिर वर्ग क्या है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। तो देखो रुधिर वर्ग या एबीओ रक्त समूहीकरण क्या होता है, इसके बारे में अपने को देखना है। और इससे 100% है वो सवाल बनने के चांस होता है। ठीक है, इसको तो पढ़ के जाना ही जाना होता है, क्योंकि रुधिर वर्ग वाले में से जिस एग्जाम में रुधिर वाला या रक्त परिसंचरण का जो चैप्टर शामिल किया गया है और उसमें तो फिर ये है, तो इसको तो पढ़ के जाने भले ही सवाल आए या ना, क्योंकि ज्यादातर है वो सवाल इसी में से आने का चांस होता है। जो ए बी और ओ रुधिर वर्ग है, इनमें से सवाल है वो कई बार पूछा जाता है। तो एबीओ रक्त समूहीकरण क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम है, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने 1900 ईस्वी में, लैंडस्टीनर, ठीक है, इन्होंने कब, यदि अपन इसके रुधिर वर्ग की खोज की अगर बात करें तो किसकी, रुधिर वर्ग की अगर अपन खोज की बात करें तो किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, कब, सन 1900 में। सन 1900 में जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड में 2 एंटीजनों की खोज की थी। किनकी खोज की थी, आरबीसी के ऊपर 2 एंटीजन, एंटीजन ए और एक एंटीजन बी, एक एंटीजन बी। इन 2 एंटीजनों की खोज के बाद उन्होंने रक्त का वर्गीकरण किया। उन्होंने देखा कि जो प्राणी होते हैं या जो मनुष्य होता है, मनुष्य के अंदर किसी में रुधिर की आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए होता है, किसी में एंटीजन बी होता है, और किसी के रुधिर में एंटीजन ए और बी दोनों ही होते हैं, और किसी में एंटीजन होता ही नहीं है। तो आरबीसी के ऊपर ये ध्यान रखना है, ये दोनों एंटीजन किसके ऊपर पाया जाता है, आरबीसी पर उपस्थित होता है, आरबीसी पर उपस्थित। आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। तो ये दोनों जो एंटीजन है ये किस पर पाया जाता है, आरबीसी के ऊपर पाया जाता है। तो आरबीसी के ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन ए और एंटीजन बी के आधार पर सन 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। क्या कहते, रुधिर वर्ग की खोज की थी। और रुधिर वर्ग का फिर वर्गीकरण किया था और 4 प्रकार के रुधिर वर्ग बताए। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, ए वर्ग, बी वर्ग, एबी वर्ग और ओ वर्ग। कौन सा वर्ग, ओ वर्ग, ठीक है, ओ वर्ग। तो इसमें उन्होंने क्या बताया, इसमें उन्होंने बताया कि ये जो रुधिर वर्ग होता है, इस रुधिर वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं इनमें एंटीजन ए होता है। क्या होता है, इनमें एंटीजन ए होता है, जबकि जो एंटीबॉडी होती है वो होती है बी। एंटीबॉडी कौन सी होती है, एंटीबॉडी बी होती है, स्मॉल बी रखना है यहाँ, एंटीबॉडी बी होती है, ठीक है। जबकि जो रुधिर वर्ग बी वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो एंटीजन होती है वो होती है बी। एंटीजन क्या होती है, बी। और बी है तो उसको रुधिर वर्ग का नाम ही बी दिया गया है। मतलब है आरबीसी के ऊपर उपस्थित एंटीजन के आधार पर ही 4 प्रकार के रुधिर वर्ग बताए। वह रुधिर
या जिस व्यक्ति के रुधिर में एंटीजन ए है तो उसके रुधिर वर्ग को नाम दिया गया ए। जिसके रुधिर में एंटीजन बी है उसके रुधिर वर्ग को नाम दिया गया बी। और जिस व्यक्ति के रुधिर में एंटीजन ए व बी दोनों ही है, एंटीजन ए व बी दोनों ही है, तो उस व्यक्ति के रुधिर वर्ग को नाम दिया गया ए बी दिया गया। क्या नाम दिया गया? ए बी। और जिसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन अनुपस्थित होता है, तो उसके रुधिर वर्ग को नाम दिया गया रुधिर वर्ग ओ। क्या नाम दिया गया? रुधिर वर्ग ओ। तो अब जो रुधिर वर्ग ए, इनमें एंटीबॉडी होती है बी। एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी बी का मतलब है ये एंटीजन बी के विरुद्ध काम करती है, ए के विरुद्ध काम नहीं करेगी। यदि ए के विरुद्ध काम करेगी तो रुधिर का क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाएगा, रुधिर जम जाएगा शरीर के अंदर और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा संभव नहीं होता, खुद का व्यक्ति का जो रुधिर कभी जमता नहीं है, तो इसलिए एंटीबॉडी बी होती है ना। अगला जो रुधिर वर्ग है बी रुधिर वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उनके रुधिर में एंटीबॉडी होती है बी ए। एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी होती है ए, ठीक है। और इनमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी इनमें अनुपस्थित होती है। क्या होती है? इनमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। और इनमें जो एंटीबॉडी ए और बी है वो दोनों ही होते हैं। क्या होता है? इनमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही उपस्थित होते हैं। क्या होता है? दोनों ही उपस्थित होते हैं। तो एंटीजन क्या होता है? ध्यान रखना, एंटीजन प्रोटीन प्रकृति के अणु होते हैं। क्या होता है? प्रोटीन प्रकृति के अणु होते हैं। अब ये अपन एंटीजन शब्द का उपयोग रोग कारकों के लिए भी करते हैं। ध्यान रखना, किसके लिए करते हैं? एंटीजन शब्द का प्रयोग है वो विजातीय प्रोटीन या रोग कारक के लिए भी काम में लिया जाता है। अपन कहते हैं ना कि शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश कर जाता है तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की जो WBC कोशिकाएं होती है वो उस एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाती है और उसको नष्ट कर देती है और हमें रोगों से बचाने का कार्य करती है। इसके अलावा शरीर के अंदर भी क्या होता है? प्रोटीन प्रकृति के एंटीजन है वो पाए जाते हैं। तो जैसे मान लिया कि रुधिर वर्ग ए है तो इस ए के अंदर एंटीजन ए होगी। ये वाला व्यक्ति इसको रुधिर नहीं दे सकता है क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी ए होती है। एंटीबॉडी ए इसके रुधिर में उपस्थित एंटीजन ए के विरुद्ध काम करेगी और रुधिर का थक्का बना देगी। तो यदि ये वाला व्यक्ति इसको रुधिर देता है या ये वाला रुधिर इसको देता है तो एंटीजन एंटीबॉडी परस्पर क्रिया होती है और उस व्यक्ति का रुधिर जम जाता है शरीर में और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए जब भी ब्लड डोनेट किया जाता है तो ब्लड डोनेट करने के टाइम में ब्लड ग्रुप मिलान किया जाता है ना, ब्लड ग्रुप का मिलान किया जाता है। तो इसको एक सारणी के द्वारा अभी अपन समझेंगे कौन रुधिर वर्ग ए है वो किस किस को दे सकता है, किस किस से ले सकता है। ऐसे रुधिर वर्ग बी है वो किस को रुधिर दे सकता है और किस से रुधिर ले सकता है। इसी के साथ रुधिर वर्ग ए बी है वो किन किन रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों को रुधिर दे सकता है और किन किन से ये ले सकता है। और ठीक इसी प्रकार रुधिर वर्ग ओ की अपन बात करेंगे कि ये किस किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति से रुधिर ले सकता है और किस किस को ये दे सकता है। तो इनके बारे में अपन एक सारणी के साथ में चर्चा करेंगे, ठीक है। उस सारणी से चर्चा कर, क्योंकि सारणी से ये चीज अच्छे समझ में आएगी किस में एंटीजन है, किस में एंटीबॉडी नहीं है, कौन सा एंटीजन होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है, किसको दे सकता है, किससे ले सकता है। तो अभी एक अच्छे से सारणी बनाएंगे। वो सारणी सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए क्योंकि उससे कई प्रकार के सवाल है। सार्वत्रिक दाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है, सार्वत्रिक ग्राही रुधिर वर्ग कौन सा होता है, तो इनके बारे में वो पूछा जाता है, ठीक है। इससे पहले अपन पढ़ते हैं RH कारक के बारे में। किसके बारे में? RH कारक है, तो इसको देख लो संक्षेप में। RH कारक के बारे में अपन देखते हैं पहले। तो RH कारक या RH फैक्टर क्या होता है? यह भी एक प्रकार का एंटीजन होता है। यह भी क्या होता है? एक प्रकार का एंटीजन होता है। इसकी यदि अपन खोज की बात करें, किसकी बात करें? इसकी अगर अपन खोज की बात करें तो दो वैज्ञानिक थे। एक तो अभी आपको मैंने बताया कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर, और एक वैज्ञानिक थे विनर। कौन थे? विनर एवं विनर। इन दो वैज्ञानिकों ने एक बंदर पर प्रयोग किए थे। किस पर? बंदर में।
बंदर जिसका नाम था मकाका रिसस। क्या नाम था? मकाका रिसस। ठीक है, ध्यान रखना। मकाका रिसस में कब किए थे? 1940 में। ध्यान रखना, कब? 1940 में। 1940 में मकाका रिसस बंदर पर प्रयोग किया, क्योंकि मकाका रिसस बंदर है। क्यों किया? क्योंकि वो भी स्तनधारी होता है। बंदर और मनुष्य एक ही वर्ग में आने वाले प्राणी, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो भी स्तनधारी है, मनुष्य भी स्तनधारी है, चूहे वगैरह है, गिनी पिग, खरगोश, बंदर। तो मानव पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक्सपेरिमेंट है इन जानवरों पर किया जाता है, क्योंकि ये मनुष्य के समान वर्ग वाले जीव होते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले प्रयोग है इन जंतुओं पर किया जाता है, ठीक है। तो 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने मकाका रिसस बंदर में एक और है, आरबीसी के ऊपर है ना, आरबीसी के ऊपर एक और एंटीजन की खोज की थी। आरबीसी पर एंटीजन की खोज की थी। एंटीजन किस एंटीजन की? आरएच एंटीजन की। किसकी? आरएच एंटीजन की। किसकी? आरएच एंटीजन, क्योंकि इस बंदर रिसस के नाम से ये आरएच नाम लिया गया था, ठीक है। तो ये आरएच एंटीजन एक और आरबीसी के ऊपर पाया जाता है। पहले तो कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या कहा कि आरबीसी के ऊपर दो प्रकार के जो एंटीजन है वो पाए जाते हैं, एक तो ए एंटीजन ए और एक एंटीजन बी। लेकिन बाद में ये तो 1900 में पता चला, फिर बाद में 1940 में पता चला कि एक और एंटीजन होता है जिसको नाम इन्होंने दिया था आरएच, और इनके साथ में वैज्ञानिक थे विनर, ठीक है। तो आरएच ये भी एक प्रकार का एंटीजन होता है, ठीक है। तो जिन व्यक्तियों में आरएच कारक उपस्थित होता है ना, जिन व्यक्तियों में आरएच कारक उपस्थित होता है, आरएच कारक बोल दो या आरएच एंटीजन बोल दो, एक ही बात है, आरएच एंटीजन। तो जिन व्यक्तियों में आरएच एंटीजन पाया जाता है उनके रुधिर को नाम दिया गया पॉजिटिव। क्या? पॉजिटिव, धनात्मक, धनात्मक। और यह देखा गया कि आज हमें पता कि संसार के 80% लोगों में आरएच कारक पाया जाता है। 80% जो जनसंख्या होती है उसमें आरएच कारक उपस्थित होता है। मतलब है विश्व के 80% लोगों का जो रुधिर है वो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अब कैसे पॉजिटिव? जैसे मान लिया कि किसी का रुधिर वर्ग ए हो सकता है, किसी का बी, किसी का ए बी और किसी का ओ। इनमें भी देखो ए प्लस हो सकता है तो ए माइनस हो सकता है, बी प्लस हो सकता है तो बी माइनस हो सकता है, ठीक है। ए बी प्लस हो सकता है तो ए बी माइनस हो सकता है, और ओ प्लस हो सकता है, ओ प्लस तो ये ओ माइनस भी हो सकता है। अब ओ माइनस नेगेटिव का मतलब है कि जिनमें आरएच कारक नहीं होता है ना, आरएच एंटीजन कारक बोल दो या एंटीजन, आरएच एंटीजन अनुपस्थित होता है। जिनमें आरएच कारक अनुपस्थित होता है उनके ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेगेटिव बोला जाता है। और विश्व के 20% लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है? नेगेटिव है, ऋणात्मक है। कैसा है? ऋणात्मक। और ये कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो संसार के 20% लोगों का जो ब्लड होता है वो नेगेटिव होता है, और 80% लोगों का जो ब्लड है वो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है कि जिन व्यक्तियों के ब्लड में एंटीजन आरएच पाया जाता है उनका रुधिर होता है पॉजिटिव, और जिन व्यक्तियों के ब्लड में एंटीजन आरएच नहीं होता है तो उनका जो रुधिर होता है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। और संसार में 80% जो लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, और 20% में ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव रुधिर वर्ग वाले होते हैं। तो इस प्रकार मैंने बता दिया कि ए प्लस भी हो सकता है, ए माइनस भी हो सकता है, बी प्लस भी हो सकता है, बी माइनस भी हो सकता है, ए बी प्लस भी हो सकता है, ए बी माइनस भी हो सकता है, और ओ प्लस भी हो सकता है, ओ माइनस भी हो सकता है, ठीक है। आगे बात सुन, यदि आरएच कारक है तो प्लस और नहीं है तो माइनस, बस इतना ध्यान रखना। अब एक बार जो हमने पढ़ा है उसको एक बार अपन नोट्स के रूप में देख लेते हैं, और साथ ही साथ वो सारणी भी अपन देख लेते हैं ब्लड ग्रुप वाली, है ना, ताकि मेरे को डबल लिखना ना पड़े, है ना, डबल उसको बोर्ड पे बनाने की जरूरत ना पड़े। तो देखते हैं इन सब चीजों के एक बार नोट्स। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रक्त के कार्यों को अपन देख लेते हैं। सबसे पहले मैं समझा चुका हूं आपको अच्छे से, एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन अपन देख लेते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप, ठीक है। आगे देखो तो देखते हैं। पहले तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, CO2 का परिवहन है वो भी रक्त के द्वारा ही किया जाता है ना। O2 और CO2 दोनों का गैसों का परिवहन
किसके द्वारा किया जाता है? रक्त के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और मुख्यतः मैंने बताया था कि आरबीसी इस कार्य में भागीदार होती है ना, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी। इसके अलावा खाद्य पदार्थों का वितरण, है ना, शरीर के सभी भागों तक खाद्य पदार्थों का वितरण। देख, शरीर के ताप का नियमन, शरीर के ताप का नियमन किया जाता है। हार्मोनों का संवहन वो भी इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। हार्मोन, और हार्मोनों का संवहन का मतलब हो गया, हार्मोन किन से निकलता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। किन से निकलता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। और आपने सुना होगा अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। कौन सी ग्रंथियां कहते हैं? नलिका विहीन। जब अंतःस्रावी तंत्र को पढ़ाऊंगा तो सारी ग्रंथियां, हाइपोथैलेमस है, पीयूष है, थायराइड है, एड्रिनल है, अग्नाशय है, थाइमस है, पीनियल है, जितनी भी ग्रंथियां उन सबको अपन डिटेल से देखेंगे और उनके हार्मोन और उनके कार्य भी देखेंगे। पर यह देखना है, क्योंकि ये हार्मोनों का संबंध आया है इसलिए मैं बता रहा हूं। जब अपन अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पे वापस बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती है। क्यों? क्योंकि अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है उनमें नलिकाएं नहीं होती है और इनके जो उत्पाद होते हैं वो हार्मोन होते हैं, जबकि बहिस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं होती हैं और उनके उत्पाद होते हैं एंजाइम। एंजाइमों को वो नलिका की सहायता से उस लक्ष्य स्थल तक भेज दिए जहां वो भोजन का पाचन करेंगे, है ना। लेकिन हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं और वो सीधे रक्त में छोड़े जाते हैं। तो रक्त उस हार्मोन को कहां पे वो काम करेगा, वहां तक ले जाने का कार्य रक्त करता है। तो रक्त हार्मोनों का संवहन करता है। संवहन का मतलब परिवहन, स्थानांतरण, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। किसका? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। आगे रोगों से बचाव, है ना, रोगों से बचाव, एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है और बचाता है। इसके अलावा जो मैक्रोफेजेज होती है ना, मैक्रोफेज, तो मैक्रोफेज कोशिकाएं जो बक्षकाण्विक प्रकृति की होती है, तो ये इस कार्य में सहायक होती है। चोटों से मरम्मत, है ना, क्षतिग्रस्त या चोट वाले स्थान तक उपयोगी पदार्थों का ट्रांसफर करता है रक्त, ठीक है। इसके अलावा रक्त का थक्का बनाना, है ना, प्लेटलेट्स, इस कार्य में कौन सहायक है? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। हालांकि प्लेटलेट्स के अलावा 13 कारक रक्त स्कंदन में भाग लेते हैं। कितने कारक? 13 कारक है वो रक्त स्कंदन में भाग लेता है। पर जब रक्त स्कंदन की प्रक्रिया आएगी तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा, ज्यादा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि डिटेल से जनरल साइंस में इतना पूछा नहीं जाता है। सारा सिलेबस है वो जनरल साइंस के अकॉर्डिंग चलेगा। आगे बात समझ में? किसी को कोई प्रॉपर साइंस का विद्यार्थी जुड़ा हुआ है तो उसको ये कभी नहीं सोचना है कि ये तो सर अधूरी जानकारियां दे रहे हैं या पूरा बताया है नहीं। पूरा इसलिए नहीं बताया जाता कुछ पॉइंटों में क्योंकि वो जनरल साइंस के अकॉर्डिंग नहीं है। ध्यान रखना है, अपने को साइंस का लिटरेचर नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो जनरल साइंस के हिसाब से पढ़ना है। आगे देखो, इसके अलावा ये जल संतुलन का कार्य करता है और रोगों से निदान में भी सहायक जांचें करती है ना। रक्त परीक्षण अपन करवाते हैं, रक्त परीक्षण, ब्लड खून टेस्ट, तो रक्त परीक्षण जो करवाते हैं उनसे हमें रोगों की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो 10 कार्य है वो रक्त के हैं, ये आपको याद रखना है। अब अपन देखें आगे रक्त समूहीकरण के बारे में। हाँ, तो अब देखते हैं अपन रुधिर वर्ग या रक्त समूह है क्या है, या एबीओ रक्त समूहीकरण क्या है। तो यहाँ पे मैंने सारणी को पहले से खाली छोड़ दिया, ठीक है, ताकि आपके सामने इसको समझते हुए भरे, क्योंकि किसको रुधिर दे सकता है और किससे रुधिर ले सकता है, ये जो 2 कॉलम है वो बड़े कंफ्यूज करते हैं, है ना, कि कौन सा रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति किस रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दे सकता है और किस से वो ले सकता है। तो ये बड़ी कंफ्यूजन करने वाली चीज है, इसको अपन ध्यान से समझेंगे। तो पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार देखो, एक बार अपन देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवाइज, ठीक है। तो क्या है कि रक्त में स्थित है लाल रक्त कणिकाओं पर उपस्थित, लाल रक्त कणिकाओं मतलब आरबीसी, है ना, आरबीसी पर उपस्थित, आरबीसी पर उपस्थित है एंटीजन, या एंटीजन को बोलते हैं प्रतिजन, एंटीजन या प्रतिजन कौन सा, ए और बी। एंटीजन ए व बी की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर मानव रक्त को 4 मुख्य भागों में, कितने भागों में, 4 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसे रुधिर वर्ग या एबीओ समूहीकरण के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? एबीओ समूहीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अपन आगे बात करें रक्त समूहीकरण की खोज किसने की थी, ठीक है। तो रुधिर वर्ग की जो खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने 1900 ईस्वी में की थी। कब की थी?
1900 ईस्वी में की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें एबी और रक्त समूहीकरण क्या है, तो 4 भागों में बांटा गया, एंटीजन ए और एंटीजन बी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर मानव ब्लड को। तो 4 भाग कौन कौन से है, पहले मैं इधर यहां लिख देता हूं, रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। अब कैसे है, जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसके शरीर में एंटीजन ए है या उसके रुधिर में क्या है, एंटीजन ए उपस्थित है। एंटीजन ए है तभी तो उसको नाम दिया गया रुधिर वर्ग ए, ठीक है। इस व्यक्ति के रुधिर में कौन सा, बी वाले में कौन सा होगा, एंटीजन बी, एंटीजन बी। यदि किसी व्यक्ति के रुधिर में एंटीजन बी उपस्थित है तो उसका रुधिर वर्ग बी कहलाएगा, इसलिए कैपिटल बी, कैपिटल बी। यदि किसी व्यक्ति के रुधिर में एंटीजन ए उपस्थित है तो ए उपस्थित है तभी उसके रुधिर वर्ग को क्या कह रहे हैं, रुधिर वर्ग ए कह रहे हैं, ठीक है। रुधिर वर्ग ए क्यों कहते हैं, ए कहने का मतलब है कि उसके रुधिर में एंटीजन ए उपस्थित है, बी कहने का मतलब है कि उसके रुधिर में एंटीजन बी उपस्थित है, और ए बी कहने का मतलब क्या हो गया, अब आप समझ गए होंगे। ए बी कहने का मतलब है कि एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, ठीक है। तो एंटीजन ए व बी दोनों उपस्थित रहेंगे इसमें। और रुधिर वर्ग ओ का मतलब ये आप 0 से लो तो बेटर रहेगा, है ना, मतलब कोई रुधिर वर्ग है ही नहीं, सॉरी कोई एंटीजन रुधिर में है ही नहीं, ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है। यदि इसको आप अंग्रेजी वर्ड से देखते हो तो फिर आपके ये समझ में नहीं आएगा। या ओ संकेत इसलिए काम में लिया, आप इसको 0 मानोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, समझ में अच्छा आएगा। क्यों समझ में आएगा, क्योंकि ओ का 0 का मतलब क्या था, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या कुछ नहीं है, एंटीजन नहीं है। भाई एंटीजन है या नहीं है उसके आधार पर ही तो रुधिर वर्ग बनाए गए 4। जिस व्यक्ति के रुधिर में एंटीजन ए है उसका रुधिर वर्ग ए नाम दे दिया, जिस व्यक्ति के रुधिर में एंटीजन बी है उसके रुधिर को नाम दे दिया बी, जिस व्यक्ति के रुधिर में एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, दोनों भी है, तो उसके रुधिर को नाम दे दिया रुधिर वर्ग ए बी। और ऐसा व्यक्ति जिसके रुधिर में ना एंटीजन ए है और ना एंटीजन बी है, मतलब 0 मतलब ओ, ठीक है। तो इसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन अनुपस्थित होता है, ठीक है। चलो ये कॉलम आपके जहां तक समझ में आ जाना चाहिए, मेरा मानना ये है। अब बात करें एंटीबॉडी की। अब ये एंटीबॉडी क्या होती है, किसी भी बाह्य एंटीजन, मैंने कहा था आपको एंटीजन का मतलब रोग कारक भी हो सकता है। हमारे शरीर के बाहर का कोई विजातीय प्रोटीन अणु या विजातीय कोई भी पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उसको रोग कारक मानता है ना। अपन आगे पढ़ेंगे प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, कभी प्रतिरक्षा तंत्र में जब रोगों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं वहां बताऊंगा आपको प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति का गुण। किसका गुण, स्मृति का गुण, है ना। तो स्मृति के गुण में क्या होता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर के अंदर के एंटीजन और जो अणु है उनको पहचानने की क्षमता रखता है। जैसे ही कोई दूसरी प्रजाति का या दूसरे व्यक्ति का कोई भी रुधिर है या कोई भी अंग, उत्तक या कोई अन्य रोगाणु, कवक, जीवाणु, है ना, विषाणु, वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उसको पहचान लेता है और उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी बना के उसको नष्ट कर देता है। इसीलिए तो किडनी रोपण करते हैं, जो अंग ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें ब्लड ग्रुप में मिलान करते हैं, क्योंकि दूसरे व्यक्ति का यदि अपन अंग किसी अन्य व्यक्ति में ट्रांसफर करता है, प्रत्यारोपित करता है, तो उसकी बॉडी, उसका प्रतिरक्षा तंत्र उसको पहचान लेता है कि ये जो अंग है या जो ये किडनी है वो दूसरे प्राणी की है, हमारे शरीर की नहीं है, और रुधिर का लयन हो जाता है या उसको अस्वीकार कर देता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए कौन किडनी दे सकता है कौन नहीं दे सकता है तो ये पहले जांच की जाती है, तो इसीलिए की जाती है। तो एंटीबॉडी का मतलब हो गया जो एंटीजन के विरुद्ध काम करेगा। किसके विरुद्ध काम करेगा, एंटीजन के विरुद्ध काम करेगा। तो अब बात करें कि इसमें एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कौन सा होगा। भाई यहां पे मैं लिख दूं प्रतिरक्षी, तो क्या मैं प्रतिरक्षी ए लिख सकता हूं क्या, नहीं। ए लिखूंगा तो ए का मतलब हो गया कि जो एंटीबॉडी ए है वो एंटीजन ए के विरुद्ध काम करेगा, तो उसी व्यक्ति के शरीर का एंटीबॉडी उसके विरुद्ध काम थोड़ी कर सकता है,
तभी तो व्यक्ति कभी जन्म लेगा ही नहीं, जन्म में ही उस गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें एंटीबॉडी होगी बी। कौन सी एंटीबॉडी होगी? बी। ये एंटीबॉडी बी है, वो इसके विरुद्ध काम आती है ना। अब इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी? एंटीबॉडी को बोलता है प्रतिरक्षी, तो प्रतिरक्षी इसमें हो जाएगी ए। आई बात समझ में? इसमें एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, इसलिए इसमें कोई एंटीबॉडी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एंटीजन ए और बी दोनों होगा एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी बी एंटीजन ए के विरुद्ध काम करेगा और एंटीबॉडी ए एंटीजन बी के विरुद्ध काम करेगा और रुधिर का लयन हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है प्रकृति में। जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए और ए बी है ना, जिसमें एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी है, इसलिए उसमें प्रतिरक्षी होते ही नहीं। प्रतिरक्षी क्या होंगे? अनुपस्थित होते हैं। प्रतिरक्षी क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। आई बात समझ में? और रुधिर वर्ग ओ की बात करें तो इनमें कोई किसी प्रकार का एंटीजन है वो नहीं पाया जाता है, बल्कि इनमें एंटीबॉडी दोनों ही प्रकार के होते हैं। एंटीबॉडी ए व बी दोनों, ए व बी दोनों ही प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। तो ये दो चीजें आपके पहले अच्छे से क्लियर आ जानी चाहिए, चाहे कैसे भी आए। आई बात सुन। अब आगे वाला प्रोसेस समझ में आएगा आपको कि ये जो रुधिर वर्ग है किसको, जिसको रुधिर दे सकता है, जिससे ले सकता है। चलो अब बात करें जिसको रक्त दे सकता है। चलो ए की बात करें। ए वाला जो व्यक्ति है वो किसको रुधिर दे सकता है? भाई ए वाला ए को तो दे ही सकता है, क्योंकि ए वाले का रुधिर वर्ग और दूसरा व्यक्ति उसका भी रुधिर वर्ग ए है, तो उसमें तो समानता है। तो ए वाला ए को दे सकता है। किसको दे सकता है? ए को दे सकता है, लेकिन बी को नहीं दे सकता है। बी को क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि यदि ए वाला व्यक्ति बी वाले को रक्त देगा तो ए वाले के जो एंटीजन है और बी वाले के जो एंटीबॉडी ए है, ये एंटीबॉडी ए किसके विरुद्ध काम करता है? इसके विरुद्ध काम करता है। तो यदि ये वाला व्यक्ति इसको रुधिर देता है तो इसके रुधिर में उपस्थित एंटीबॉडी ए इस एंटीजन के विरुद्ध काम करेंगे और रुधिर का लयन कर देंगे, शरीर में रुधिर का थक्का बना देंगे, रुधिर जम जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जो है ये बी वाले को नहीं दे सकता है ना, ये बी वाले को नहीं दे सकता है। आगे बात करें क्या ए बी वाले को दे सकता है क्या? तो यदि अगर अपन बात करें, ठीक है, तो रुधिर वर्ग जो ए बी है, तो ये जो रुधिर वर्ग ए बी वाले में क्या है? ए बी वाले में एंटीजन ए है और एंटीजन बी भी है, लेकिन कोई किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होता है। एंटीबॉडी नहीं होने के कारण यदि ए वाला इस ए बी वाले को रक्त देगा तो इस एंटीजन ए के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, इसलिए रुधिर का लयन भी नहीं होगा। तो ये ए बी को भी दे सकता है। किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है। ठीक है, किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है। आगे बात समझ में। इसके अलावा यदि रुधिर वर्ग ए बी की बात करें तो ए बी वाले में एंटीजन ए और बी दोनों ही होता है, तो ना तो ये ए को दे सकता है और न ही ये बी को दे सकता है। ठीक है, केवल और केवल ये ए बी को ही दे सकता है। किसको दे सकता है? ए बी को ही दे सकता है। किसको दे सकता है? ए बी को ही दे सकता है। एक वाला ऊपर वाला कॉलम छूट गया, ऊपर वाला कॉलम को देखते हैं। बी वाले की बात करें, बी वाला किसको दे सकता है? बी वाले को तो दे ही सकता है, बी वाले को तो दे सकता है, लेकिन ए वाले को नहीं देगा, क्योंकि ए वाले को देगा तो इसके बी वाले के रुधिर में एंटीजन है बी। अब ये ए वाले को देता तो ए वाले के रुधिर में एंटीबॉडी है बी, इसकी एंटीबॉडी बी इसके एंटीजन बी के विपरीत काम करके रुधिर का थक्का बना देगी, रुधिर का लयन बना देगी, रुधिर जम जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये ए वाले को नहीं दे सकता है, लेकिन ए बी वाले को दे सकता है, क्योंकि ए बी वाले में एंटीबॉडी है ही नहीं, एंटीबॉडी है ही नहीं, तो ये ए बी को दे सकता है। किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है। ए बी वाला पहले ही हो गया। ठीक है, ए बी वाला किसको दे सकता है? ए बी वाले को ही दे सकता है। किसको दे सकता है? ए बी को ही दे सकता है। के बाद बात करें और रुधिर वर्ग, तो रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसको रुधिर दे सकता है? ठीक है, तो किसको दे सकता है ओ वाला रुधिर व्यक्ति? ठीक है, तो ये आपके रुधिर वर्ग ए को भी दे सकता है। ए को क्यों देगा?
क्योंकि इसके अंदर एंटीजन है ही नहीं, इसके अंदर एंटीजन है ही नहीं। यदि O वाला रुधिर वर्ग A वाले को देगा तो A वाले में तो एंटीबॉडी कौन सी है, B है, जबकि इसमें तो एंटीजन है ही नहीं। तो ये एंटीबॉडी किसके विरुद्ध काम करेगी, किसी के विरुद्ध काम नहीं करेगी, इसलिए A वाले को भी दे सकता है। ये O वाला रुधिर वर्ग है वो B वाले को भी दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि B वाले के अंदर प्रतिरक्षी कौन सी, एंटीबॉडी A है, और एंटीबॉडी A एंटीजन A के खिलाफ काम करती है, जबकि इसमें तो एंटीजन है ही नहीं, इसमें तो एंटीजन है ही नहीं, तो किसके खिलाफ काम करेगी, नहीं होगा रुधिर का लयन, इसलिए B वाले को भी दे सकता है। अब बात करें AB, तो यदि ये AB वाले को देता है तो AB वाले में तो एंटीबॉडी है ही नहीं, ना तो A है ना B है, और इसमें एंटीजन भी नहीं, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के विपरीत काम करता है, तो इसमें ना एंटीबॉडी है ना इसमें एंटीजन है। तो ये रुधिर वर्ग है वो जो AB वाले को भी दे सकता है। किसको दे सकता है, AB वाले को भी दे सकता है, और O वाले को तो देगा ही देगा, क्योंकि O वाला O को दे सकता है, O से ले सकता है, A वाला A को दे सकता है, A से ले सकता है, B वाला B को दे सकता है और B से ले सकता है, AB वाला A को दे सकता है और AB से ले सकता है, क्योंकि वो तो समान वर्ग है, वो तो देगा लेगा आपस में, ठीक है। तो O वाले को दे सकते हैं। मतलब रुधिर वर्ग जो O है वो सबको, जिसको रक्त दे सकता है, जिसको किसको, सबको ही दे सकता है, A को ही दे सकता है, B को ही दे सकता है, AB को ही दे सकता है और O को भी दे सकता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक दाता रुधिर वर्ग कहता है। क्या कहता है इसको सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। क्या कहता है, सार्वत्रिक दाता रुधिर वर्ग कहा जाता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न आता है, ठीक है। तो ये सार्वत्रिक दाता रुधिर वर्ग की श्रेणी में आएगा। अब अपन उस सारणी की बात करें कि जिससे ये ले सकता है, ठीक है, किससे ये ले सकता है, तो इसको अपन देखते हैं। उधर है AB, उधर क्या है, सॉरी A, रुधिर वर्ग A, यदि A वाला A से तो ले सकता है क्योंकि समान रुधिर वर्ग है, ओके, A से ले सकता है, A को दे सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब और किससे ले सकता है, ये B वाले से नहीं ले सकता है, B वाले से नहीं ले सकता है, क्योंकि यदि A रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति, A रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में क्या है, एंटीबॉडी B है, यह यदि B से लेगा तो इस A वाले व्यक्ति के रुधिर में उपस्थित एंटीबॉडी B इस एंटीजन के खिलाफ काम करेगी और प्रतिरक्षी प्रतिजन प्रक्रिया होगी और रुधिर का लयन हो जाएगा, रुधिर जम जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए B वाले से नहीं लेगा, इसलिए B वाले से भी नहीं लेगा। चलो आगे चले, AB की बात करें। क्या AB वाले से ले सकता है क्या, देखो AB वाले से भी नहीं ले सकता है। कैसे नहीं ले सकता है, क्योंकि AB वाला जो व्यक्ति है उसमें एंटीजन A भी है और एंटीजन B भी है, और रुधिर वर्ग A वाले व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी क्या है, B है, तो ये एंटीबॉडी B इस एंटीजन B के खिलाफ काम करेगी, इसके खिलाफ काम करेगी तो रुधिर जम जाएगा, रुधिर का लयन हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये इससे भी नहीं ले सकता है, तो AB से भी नहीं ले सकता है। अब बचा O, क्या O से ले सकता है A वाला, बिल्कुल ले सकता है। कैसे, O वाले से A वाला रक्त ले सकता, कैसे, A वाले के अंदर एंटीबॉडी है B, क्या है, एंटीबॉडी B। अब ये एंटीबॉडी B किसके खिलाफ काम करती है, एंटीजन B के खिलाफ काम करती है। किसके खिलाफ, एंटीजन B के खिलाफ। इसमें तो एंटीजन है ही नहीं, ना तो एंटीजन A है ना एंटीजन B है, कोई एंटीजन है ही नहीं, तो किसके खिलाफ काम करेगी, नहीं करेगी, रुधिर का लयन भी नहीं होगा, इसलिए O से ले सकता है, O से ले सकता है। तो रुधिर वर्ग A वाला जो व्यक्ति है वो O वाले से रुधिर ले सकता है। अब बात करें B वाले की, तो B वाला B वाले से ले सकता है क्योंकि सेम ही रुधिर वर्ग है, तो B वाले से ले लेगा। अब बात करें क्या A वाले से ले सकता है, क्या नहीं ले सकता है। कैसे, क्योंकि जो व्यक्ति रुधिर वर्ग, जिसका रुधिर वर्ग B है, तो उसके रक्त में एंटीबॉडी कौन सी है, एंटीबॉडी A। एंटीबॉडी A का मतलब है कि ये एंटीजन A के खिलाफ काम करती है। तो यदि ये वाला व्यक्ति एंटीजन A वाला, मतलब रुधिर वर्ग A वाला व्यक्ति इसको रुधिर देता है तो इसका एंटीबॉडी इसके एंटीजन के विरुद्ध काम करेगा, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया होगी, रुधिर का लयन हो जाएगा और रुधिर जमने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए A वाले से भी नहीं ले सकता है, A वाले से भी नहीं ले सकता है। चलो अब बात करें AB वाले की, बात करें क्या AB वाले से ले सकता है क्या, चलो चेक कर लेते हैं AB वाले से ले सकता है क्या। रुधिर वर्ग B वाला व्यक्ति क्या AB वाले से ले सकता है क्या, चेक करते हैं। तो रुधिर वर्ग B वाले व्यक्ति के रक्त में एंटीबॉडी कौन सी होती है, B। अब ये एंटीबॉडी A किसके खिलाफ काम करेगी, एंटीजन A के खिलाफ काम करती है,
तो ए बी वाले के पास में तो एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, तो इसका एंटीबॉडी ए इस एंटीजन ए के खिलाफ काम करेगा और प्रतिरक्षी अभिक्रिया के द्वारा रुधिर का लयन हो जाएगा, रुधिर जम जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ए बी वाले से भी नहीं ले सकता है। किसे नहीं ले सकता है? ए बी वाले से भी नहीं ले सकता है। अब क्या ओ वाले से ले सकता है? हाँ बिल्कुल ओ वाले से ले सकता है। कैसे? इसमें प्रतिरक्षी है ए और प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी ए किसके खिलाफ काम करती है? एंटीजन ए के खिलाफ काम करती है। अब एंटीजन, इसमें तो एंटीजन है ही नहीं, रुधिर वर्गों में ना तो एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, तो ले सकता है इससे, तो ये ओ से ले सकता है। किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है। अब बात करें ए बी वाले की, तो क्या ए बी वाला ए से ले सकता है? क्या नहीं ले सकता है, क्योंकि यदि ए बी वाला ए से लेगा, सॉरी ए बी वाला, पहले देखो ए बी वाले से तो ले ही सकता है, ए बी वाले से तो ले ही सकता है। अब क्या ए वाले से ले सकता है? क्या बिल्कुल ले सकता है। कैसे? क्योंकि इनमें एंटीबॉडी है ही नहीं, क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ काम करता है। ये रुधिर वर्ग ए वाला यदि ए बी वाले को रुधिर वर्ग देगा तो एंटीजन ए के खिलाफ इसमें कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो ये ए वाले से भी ले सकता है। बी वाले से ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। बी वाले में एंटीजन है बी और इसके अंदर कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो किसके खिलाफ काम होगा? कोई कार्य होगा ही नहीं, कार्य नहीं होगा, तो बी वाले से भी ले सकता है। और ए बी और क्या ओ वाले से ले सकता है? बिल्कुल, क्योंकि ओ वाले में एंटीजन नहीं है और इसमें एंटीबॉडी नहीं है, तो कोई प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया नहीं होगी, तो ये ओ वाले से भी ले सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि रुधिर वर्ग ए बी ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, सभी से ले सकता है, सभी से ले सकता है। इसलिए इसको सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये आपकी क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक ग्राही हो जाएगा। इधर लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा? ये सार्वत्रिक ग्राही हो जाएगा, सभी से ले सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक ग्राही रुधिर वर्ग कौन हो जाएगा? ए बी। और सार्वत्रिक दाता कौन हो जाएगा? ओ। कौन सा रुधिर वर्ग? ओ रुधिर वर्ग। अब अपन बात करें ओ, तो ओ वाला किससे ले सकता है? तो ओ वाले के अंदर अपन देखें तो ओ वाले के अंदर एंटीबॉडी ए भी है और बी भी है, तो ये ए वाले से नहीं ले सकता, क्योंकि ए वाले में एंटीजन ए, इसका एंटीबॉडी ए क्रिया करेगा, रुधिर जम जाएगा, मर जाएगा, व्यक्ति नहीं लेगा। बी वाले से भी नहीं लेगा, क्योंकि इसमें एंटीजन बी है और इसमें एंटीबॉडी बी है, एंटीबॉडी बी एंटीजन बी से क्रिया करेगा, रुधिर जम जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, तो इससे भी नहीं लेगा। ए बी वाले से ले सकते क्या? नहीं। ए बी वाले में तो एंटीजन ए भी है और बी भी है, दोनों ही है, तो कैसे ले सकता? नहीं लेगा। ठीक है, नहीं ले सकता, तो केवल और केवल ओ से ले सकता है। केवल और केवल किससे ले सकता है? ओ से ही ले सकता है। इसलिए रुधिर वर्ग यदि जिस व्यक्ति का ओ है तो उसके लिए भाई मामला टेढ़ा है। यदि कोई ऐसी घटना घटित हो गई तो वो सिर्फ और सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है। यदि ओ रुधिर डोनेट करने वाला व्यक्ति नहीं मिला तो उसके लिए मामला मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अस्पतालों में मिल जाता है ओ, लेकिन अस्पतालों में भी रुधिर वर्ग ओ है वो कम मिलता है, क्योंकि यह बहुत ही कम व्यक्तियों में मिलता है। सबसे आसान है ए बी वाले के लिए। ए बी वाला जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है उसके लिए सबसे इजी है, क्योंकि वो सार्वत्रिक ग्राही है, वो किसी का भी रक्त चढ़ा दो उसको, ए बी ओ वाले का सबका ले लेता है। ये आई बात सुन, तो ये अच्छा रुधिर वर्ग है, ये सबसे ले सकता है। आई बात सुन, तो ये है आपके प्रमुख रुधिर वर्ग। तो सवाल पूछा जाता है सार्वत्रिक ग्राही, सार्वत्रिक दाता का, यह सवाल पूछा जाता है कौन सा दे सकता है, कौन सा ले सकता है, यह सवाल पूछा जाता है रुधिर वर्ग ए में एंटीजन और एंटीबॉडी कौन सी होती है। तो ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। आगे बात समझ में? तो ये है आपके, ठीक है। इसके अलावा इनको अपन ऐसे भी दे सकते हैं, एंटीबॉडी बी को अपन एंटी ए भी कह सकते हैं, इसको अपन एंटी बी भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, जब एंटी लिखेंगे तो कैपिटल ए रखेंगे, जब एंटी लगाएंगे तो बी लगाए, तो एंटी बी एंटीबॉडी कहलाएगा ये। तो ये भी अपन लिख सकते हैं, बहुत सारी किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ है। अब अपन देख लेते हैं आरएच कारक के बारे में। किसके बारे में? आरएच कारक के बारे में। आरएच फैक्टर या आरएच कारक क्या होता है इसको अपन देखते हैं। देखो, कार्ल लैंडस्टीनर एवं विनर ने, किसने? दो वैज्ञानिक है, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने सन 1940 में आरबीसी पर एक अन्य एंटीजन की खोज की थी, जिसे आरएच कारक या आरएच एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं?
RH एंटीजन कहते हैं। किसने खोज की थी? लैंडस्टीन और विनर ने। कब? 1940 में। ठीक है। RH कारक होता है क्या? एक प्रकार का एंटीजन होता है। किस पर पाया जाता है? आरबीसी पर। किस पर पाया जाता है? आरबीसी पर पाया जाता है। एंटीजन ए भी आरबीसी पर और एंटीजन बी भी आरबीसी पर ही पाया जाता है। और एक RH एंटीजन ये भी आरबीसी पर पाया जाता है। आगे RH एंटीजन। RH एंटीजन की खोज मकाका रिसस नामक बंदर में की थी। किसमें की थी? मकाका रिसस नामक बंदर में। अभी पहले आपको बताया मैंने। आगे देखो, जिन व्यक्तियों के रुधिर में RH कारक पाया जाता है, जिन व्यक्तियों के रुधिर में क्या होता है? RH कारक पाया जाता है, उनके रुधिर वर्ग को बोलते हैं धनात्मक या पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? धनात्मक या पॉजिटिव। एवं जिन व्यक्तियों के रुधिर में RH कारक या RH एंटीजन नहीं पाया जाता है, उनके रुधिर वर्ग को बोलते हैं ऋणात्मक या नेगेटिव। क्या कहते हैं? ऋणात्मक या नेगेटिव कहते हैं। ठीक है। यदि विश्व की अगर अपन बात करें तो विश्व के 80% लोगों का रक्त है वो पॉजिटिव होता है, मतलब RH कारक पाया जाता है। और 20% लोग ऐसे हैं जिनका रक्त है वो नेगेटिव होता है, मतलब RH कारक है वो नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज इन 3 पॉइंटों के बारे में पढ़ा है। रक्त के कार्य, रुधिर वर्ग और RH कारक। इनसे एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। यदि रुधिर वर्ग RH कारक में से सवाल आता है तो इसकी मैं लिखित में आपको गारंटी दे सकता हूं। जनरल साइंस में रुधिर वर्ग और RH कारक के बारे में इतना पढ़ लो, एक क्या आधा सवाल भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। यदि इन पॉइंटों में से कोई सवाल आता है तो इसके अतिरिक्त कोई भी सवाल नहीं बनेगा आपके। आगे बात सुन। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है। और यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है और बेल वाले आइकन को प्रेस जरूर कर लेना है, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। इसके अतिरिक्त और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जिसका जो लिंक है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है। वहां पे आपको तरह तरह के क्विज मिलते हैं, विज्ञान है, गणित है, इसके अलावा राजस्थान जीके है, इंडिया करंट जीके है। ठीक है। और भी सारी जो सब्जेक्ट है उनके आपको क्विज डेली अवेलेबल होता है, तो उसको ज्वाइन करना भी आप ना भूलें। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही। कल फिर से एक नई क्लास के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।